अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की आजादी सिर्फ एक आंदोलन की कहानी नहीं बल्कि 200 सालों तक चले संघर्ष, बलिदान और क्रांतियों की गाथा है। 1857 की क्रांति से लेकर महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन तक हर घटना ने इस देश की तकदीर बदल दी। लेकिन ये सब कैसे हुआ और कौन कौन से महत्वपूर्ण मोड़ आए? नमस्कार, स्वागत है आपका डाउन टू हिस्ट्री, जहां हम इतिहास को जीवंत बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों की गहराई में उतरेंगे, वीरों के संघर्ष, ऐतिहासिक आंदोलनों और उन क्रांतिकारी घटनाओं को समझेंगे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको उस सफर पर ले चलेंगे जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में अपने प्रवास के दौरान अंग्रेज भारत की राजनीतिक स्थिति से परिचित हो गए। भारत की राजनीतिक उथल पुथल और आंतरिक कमजोरी का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 ई में बंगाल में कदम रखा। उन्होंने 1857 के युद्ध तक अपने 100 साल के शासनकाल के दौरान भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए धीरे धीरे देश में एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा विकसित किया। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे ने देश में एक समान कानून, एक समान प्रशासन और ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित न्यायपालिका को लागू किया। इसके बावजूद भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने ऐसे कानून और प्रशासन स्थापित किए जिनसे इंग्लैंड को अधिक लाभ हुआ। अंग्रेजों ने भारत का सबसे अधिक आर्थिक शोषण किया तथा भारत की कीमत पर इंग्लैंड को समृद्ध बनाया। 1857 का युद्ध। भारत में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के लिए राजनीतिक असंतोष, आर्थिक शोषण, सामाजिक और धार्मिक कारक, सैन्य कारक और तात्कालिक कारक जिम्मेदार थे। इस युद्ध के प्रथम शहीद मंगल पांडे थे। इस संघर्ष में नाना साहेब, तात्या टोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर आदि शामिल थे। 1857 के संघर्ष के कई परिणाम और प्रभाव थे, जिसमें भारत में कंपनी के शासन का अंत और ब्रिटिश क्राउन के शासन की शुरुआत शामिल थी। प्रशासनिक, सैन्य, सामाजिक, धार्मिक नीतियों आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण इसका समय से पहले शुरू होना, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, अपर्याप्त और पुराने हथियार, विद्रोहियों में राष्ट्रीय भावना की अपेक्षा व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देना तथा उचित और संगठित नेतृत्व का अभाव था। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना थी। बंगभंग आंदोलन के साथ साथ बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन भी चला। ब्रिटिश कूटनीति के परिणाम स्वरूप फूट डालो और राज करो की नीति ने बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें वर्तमान बंगाल, बिहार और ओडिशा शामिल थे। बंगाल भारत के किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। राष्ट्रीय आंदोलन की गति और विचार बंगाल से आए। इसके अलावा 1857 के विद्रोह में हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसलिए फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति का इस्तेमाल देश को विभाजित करके सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया। प्रशासनिक दक्षता लाने के बहाने वायसराय कर्जन ने विशाल बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बंगाल विभाजन का उग्र विरोध शुरू हो गया। बंगाल प्रांत का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया, जिस दिन पूरे बंगाल प्रांत में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उस दिन सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने तथा स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक आंदोलन की भी घोषणा की गई। केवल बंगाली लोग ही नहीं, लेकिन भारत में अन्य लोग भी ये मानने लगे थे कि ये विभाजन भारत में जोर पकड़ रही राष्ट्रवाद की लहर को रोकने के लिए किया गया था। उस दिन पूरे बंगाल में हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधकर एकता की शक्ति का प्रदर्शन किया। इस आंदोलन की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। 1. स्वदेशी अपनाना, 2. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, 3. राष्ट्रीय शिक्षा अपनाना। स्वदेशी आंदोलन से भारत को बहुत लाभ हुआ, जबकि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से इंग्लैंड के व्यापार को बड़ा झटका लगा। मैनचेस्टर से आने वाला कपड़ा बंद हो गया। इंग्लैंड से आयात के कारण चीनी, जूते, सिगरेट, तंबाकू आदि का आयात भी कम हो गया तथा भारत में बने वस्त्रों की बिक्री बढ़ गई। स्वदेशी सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां शुरू की गई। बंगाल के अलावा इस लड़ाई का असर भारत के अन्य क्षेत्रों जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास आदि पर भी पड़ा। गुजरात में भी मूल निवासियों के लिए संघर्ष की गूंज सुनाई दी। इसका ब्रिटिश संसद पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और संसद को 6 वर्ष बाद ही बंगाल विभाजन पर पुनर्विचार करना पड़ा तथा उसे रद्द करना पड़ा। ये भारतीयों के लिए एक यादगार जीत थी। ये संगठनात्मक शक्ति की जीत थी। ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जागृत हुई नई चेतना की महत्वपूर्ण जीत थी। मुस्लिम लीग 1906।
अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी पैदा करना चाहते थे। तत्कालीन वायसराय मिंटो और हिंदी वजीर मोर्ले ने मिलकर भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने की योजना बनाई थी। जैसे जैसे राष्ट्रीय संघर्ष मजबूत होता गया, अंग्रेजों ने उच्च वर्ग के मुसलमानों का पक्ष लेना शुरू कर दिया। ब्रिटिश लोग मुसलमानों के एक समूह को पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचिका की मांग हेतु एक मुस्लिम संगठन बनाने के लिए राजी करने में सफल रहे। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुसलमानों के धार्मिक प्रमुख आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान, वायसराय मिंटो और उनके निजी मंत्री डनलप स्मिथ ने इस संस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुसलमानों को कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने से रोकने के लिए मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के ही दिन आयोजित किया जाता था। इस प्रकार पृथक प्रतिनिधित्व की मांग मुसलमानों की ओर से नहीं है, लेकिन ये ब्रिटिश नीति का परिणाम था। मिंटो ने मुसलमानों को आत्मसात करने की नीति शुरू की। यही कारण है कि कुछ लेखक मिंटो को मुस्लिम सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। एक इतिहासकार तो यहाँ तक लिखते हैं, पाकिस्तान के असली निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना या रहीमुल्लाह नहीं थे, लेकिन ये मिंटो था। तभी से हिंदू मुस्लिम संघर्ष बढ़ता गया और अंततः भारत का विभाजन हुआ। उग्र क्रांतिकारी आंदोलन का उद्भव और विकास। वासुदेव बलवंत फड़के ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की। दामोदर चाफेकर व बालकृष्ण चाफेकर बंधु, वीर सावरकर, बरिंद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ज्वाला जल रही है। हथियार बनाने से लेकर उनका प्रयोग करने तक हर चीज में प्रशिक्षित इन युवकों ने ब्रिटिश सरकार को रात में जगाए रखा। भारत में उग्र क्रांतिकारी आंदोलन उठे और देश विदेश में फैल गए। इसकी पृष्ठभूमि में बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए आंदोलन, सूरत कांग्रेस अधिवेशन में जहाल और मवाल गुटों के बीच विभाजन तथा कांग्रेस द्वारा केवल प्रस्ताव, अनुरोध और याचिकाएं जारी करने की पद्धति का कड़ा विरोध शामिल है। लाल बालपाल की तिकड़ी ने कट्टर नीति अपनाकर भारतीय युवा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया। हिंदी राष्ट्रीय कांग्रेस की ढीली नीति को जबरदस्त नया मोड़ दिया गया। प्रख्यात बाल गंगाधर तिलक ने उग्र भाषा में घोषणा की, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसके लिए लड़ूंगा, जो क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों का मंत्र बन गया। उस समय भारत के युवाओं का एक वर्ग विदेशी शासन की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए प्रयासरत था। प्रखर क्रांतिकारी संघर्ष के सेनानी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते बलिदान देने को तैयार रहते थे। वे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपना जीवन दे सकते थे और दूसरों का जीवन ले सकते थे। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रांत, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में व्यापक थी। इन गतिविधियों ने मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, अंजुम ने महिलाने वतन, इंडियन पैट्रियट्स एसोसिएशन, बाद में भारत माता जैसी संस्थाओं की स्थापना करके क्रांतिकारी गतिविधियों को भारी बढ़ावा दिया वगैरह। प्रथम चरण में संध्या, युगांतर, नवशक्ति तथा वंदे मातरम, केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने निरंतर शक्ति प्रदान की। अलीपुर नरसंहार में 34 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। हावड़ा नरसंहार और ढाका नरसंहार के कई क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली में बम फेंककर वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया। 13 नवंबर 1909 को अहमदाबाद में रायपुर गेट के बाहर वायसराय मिंटो पर फेंके गए बम जैसी घटनाओं को उदाहरण के तौर पर उद्धृत किया जा सकता है। दूसरे चरण में काकोरी डकैती कांड, लाहौर हत्याकांड तथा केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट की घटनाएं घटित हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। पंजाब के अमृतसर से लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई। जनरल ओडोनेल डायर सेना की टुकड़ियों के साथ वहां पहुंचे। बिना किसी पूर्व चेतावनी के निर्दोष नागरिकों पर मशीन गन की गोलियां बरसाई गई। बगीचे के चारों ओर ऊंची दीवारें, बीच में एक खाली कुआं और केवल एक संकरा निकास मार्ग होने के कारण कई लोगों को गोली मार दी गई। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 घायल हुए, जबकि कांग्रेस द्वारा नियुक्त जांच समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। ब्रिटिश सरकार की ओर से जांच करने वाले हंटर आयोग ने जनरल डायर का बचाव किया और उसे अनजाने में हुई ईमानदार गलती बताकर माफ कर दिया। दूसरी ओर जब डायर इंग्लैंड लौटा तो उसे 2000 पाउंड और एक तलवार देकर सम्मानित किया गया। इससे भारत के लोगों को झटका लगा। इस अमानवीय हत्याकांड के बाद गांधी जी का अंग्रेजों पर से विश्वास डगमगा गया। इसने पूरे देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस नरसंहार ने भविष्य में असहयोग आंदोलन के लिए आधार भी प्रदान किया। खिलाफत आंदोलन
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया, इसलिए विजय के बाद इंग्लैंड के साथ जो संधि की गई उसकी शर्तें अत्यंत कठोर और अनुचित थी। उस समय तुर्की का सुल्तान इस्लाम का खलीफा था। उनके द्वारा लगाई गई कठोर शर्तों का विरोध करने और उन्हें आसान बनाने के लिए भारत में जो आंदोलन हुआ उसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। अली बंधुस मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली इस आंदोलन के मुख्य नेता थे। गांधी जी ने कांग्रेस से हिंदू मुस्लिम एकता की अवधारणा के साथ इस आंदोलन का समर्थन करने का अनुरोध किया। कांग्रेस के समर्थन से ये आंदोलन व्यापक हो गया। स्वराज्य पार्टी लोगों में राजनीतिक जागरूकता बनाए रखने के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य विधान मंडलों में प्रवेश करना और सरकार की अनुचित नीतियों का विरोध करना था। स्वराज्य पार्टी के संस्थापकों ने भी गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्वीकार किया, जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, हिंदू मुस्लिम एकता, लगानदाताओं का आंदोलन, शराबबंदी आदि। उस समय हुए विधानसभा चुनावों में स्वराज्य पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। स्वराज्य पार्टी के उम्मीदवार केंद्रीय विधानसभा तथा कुछ प्रांतीय विधानसभाओं में निर्वाचित हुए। यद्यपि बंगाल प्रांत में उसे बहुमत नहीं मिला, फिर भी वो स्वयं को एक बड़ी और मजबूत पार्टी के रूप में स्थापित करने में सफल रही। मोतीलाल नेहरू को केंद्रीय विधानसभा में पार्टी नेता तथा चित्तरंजन दास को बंगाल प्रांत में नेता चुना गया। स्वराज्य पार्टी ने सरकारी बजट और विधेयकों को अस्वीकार करके सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध किया और सरकार को जनता की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। स्वराज्य पार्टी के काम के कारण ही सरकार को 2 साल पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति करनी पड़ी। स्वराज्य पार्टी ने विधानसभा में अनुशासित कार्य किया और उच्च संसदीय प्रणाली की स्थापना की। इसने ब्रिटिश सरकार को ये साबित कर दिया कि भारत के लोगों में लोकतांत्रिक और संवैधानिक रूप से शासन करने की क्षमता है। ऐसे उत्कृष्ट कार्य के परिणाम स्वरूप भारत का शिक्षित वर्ग स्वराज्य पार्टी की ओर आकर्षित हुआ। लोगों में राष्ट्रीय चेतना भी जागृत हुई। इस पार्टी ने स्वराज्य को करीब लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका महत्व और मूल्य इन सभी बातों में निहित है। जून 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के साथ ही स्वराज्य पक्ष कमजोर हो गया। कुछ सदस्यों ने सरकार का समर्थन किया तो कुछ ने नेशनल पार्टी नामक एक नई पार्टी की स्थापना कर ली और स्वराज्य पार्टी की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। उसके बाद हुए चुनावों में मद्रास प्रांत 1926 को छोड़कर हर जगह उनके उम्मीदवारों को भारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बिपिन चंद्रपाल और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी उनके प्रदर्शन की कड़ी आलोचना की। तो दोस्तों, ये था भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों का सफर। एक ऐसा सफर जिसने हमें आजादी दिलाई, हमारे देश को एक नई पहचान दी। इन आंदोलनों की कुर्बानियों और संघर्षों को याद रखना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम अपने लोकतंत्र और आजादी की कद्र कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप चाहते हैं कि हम किसी और ऐतिहासिक विषय पर वीडियो बनाएं? तो हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप इतिहास से जुड़ी और भी रोचक कहानियाँ जानना चाहते हैं तो डाउन टू हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।